हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आप लोग हिंदी वसंत भाग 2 में चैप्टर 15 देखेंगे। चैप्टर का नाम है नीलकंठ। अच्छा, नीलकंठ किसको कहते हैं? नीलकंठ यानी मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है, ठीक है। और यह एक गद्य है। नीलकंठ एक गद्य है जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा इस गद्य की ऐसे रेखांकित चित्रण की है, यानी मालूम जैसे किसी घटना का वो प्रत्यक्ष हमारे सामने उस चीज़ को प्रस्तुत कर रही हैं। महादेवी वर्मा आप लोग को बता दें, वह पशु पक्षी की बहुत ही प्रेमी थी। एक दिन की बात है कि महादेवी वर्मा उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट ही रही थी, यानी महादेवी उस दिन घर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने अपने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। एक दिन महादेवी वर्मा अपने एक अतिथि को स्टेशन पे छोड़ने गई थी और जब वो लौट रही थी तो उनका ध्यान चिड़ियों और खरगोश की दुकान पे आ जाता है, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वालों की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। यानी जो पशु पक्षी को बेच रहा था वह महादेवी वर्मा कुछ बोले उसके पहले ही उसने सलाम गुरुजी कह दिया। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, यानी अभी वह कुछ बोल नहीं रही है, तभी वह दुकानदार का जो मालिक था, जो पशु पक्षी को बेच रहा था, वह क्या कह रहा है कि जब पिछली बार आप आई थी मेरी दुकान पे तो आप मोर के बच्चों के लिए मुझसे पूछ रही थी। शंकरगढ़ में एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल लें इसे। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मैंने सीने में तो इंसान का ही दिल है ना, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को मैं कैसे दे दूं? वह उस दुकानदार का जो मालिक था ये सारी बातें महादेवी वर्मा से कह रहा है। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं, यानी वह मुझसे उस मोर को मांग रहा था, क्योंकि मोर के पंजे से वह मोर को मार करके उसके पंजे से क्या बनाना चाह रहा था? दवा बनाना चाह रहा था। तो मैंने यह कहकर उसको टाल दिया कि गुरुजी ने इसको मंगवाया, इसलिए मैं आपको इसको नहीं बेचूंगी। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही बहुत खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, मतलब हम लोग जो रोजगार करते इसमें पशु पक्षी को पकड़िए और इसको मारिए, ये ऐसा रोजगार है हम लोग का। बड़े मियाँ की भाषण का तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन ही नहीं था कि वह कहीं रुके। वह लगातार अपनी बातें कहते जा रहे हैं। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, मतलब इतना कंजेस्टेड था, मतलब वो इतना छोटा था कि वह पशु पक्षी सावज जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मालूम हो रहा है उनको कितनी उसमें दिक्कत है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बरहा कहाँ भाई, जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। 80-30 चिड़िया मार के नाम और पास बड़े मियाँ के विमान के देखकर जब मैंने वहाँ छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटों का चित्र जीवित हो गया था। दोनों पक्षी शावकों को छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव से उड़ने योग्य हो गया है। घर
घर पहुंचने पर सब कहने लगी, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। यानी जैसे ही महादेवी वर्मा उस मोर को घर लेकर पहुंची, सभी लोगों ने देखा और कहा, ये तो तीतर है, वह तो मोर कह के आपको ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर का क्या सुरखाप पर लगे हैं, है तो पक्षी ही ना। चिड़िया दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कोई विशेषता आ गई है। पहले आपने पढ़े लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोली और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। ऐसा वो खेल रहे थे। अंत में इस लुक्का छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपनी नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार के इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर तो कभी मेरी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, मतलब आने जाने बैठने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, कहीं ये बाहर न निकल जाए। इसलिए खुला रहने पर चित्रा यानी मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों को पता लगा सकती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 स्वार्थ अपरिचित पक्षियों का अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में अरे गहरे मेरी मेज पर अपना सिंहासन बना लें। ऐसी स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मर्जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। यानी वह उनके कमरों में महादेवी वर्मा की वो सारे दोनों मोर और मोरनी खेल रहे हैं, कभी कुर्सी तो कभी मेज पर।